नेक्स्ट चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है फ्लूइड। भाई फ्लूइड का मतलब क्या है? तो ऐसी कोई भी चीज जो फ्लो हो सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। जैसे वाटर फ्लो हो सकता है तो वाटर को हम क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड बोल सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड को हम क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड बोल सकते हैं। जो मर्करी होता है वो फ्लो हो सकता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। अच्छा, एयर भी फ्लो हो सकती है तो एयर को भी किस कैटेगरी में रखा जाता है? फ्लूइड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो फ्लो हो सकती है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। याद रखना है। ये जो फ्लूइड्स होते हैं इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, ये याद रखना है आपको। इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनको आप जिस भी बर्तन में रखोगे वही शेप ले लेंगे। जैसे पानी को आप किसी बर्तन में डाल दो तो जो बर्तन की शेप होगी उसी शेप में आ जाएगा वो। इसलिए जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे वो ब्लड हो या कोई भी चीज हो, उसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होगी, है ना। तीसरी चीज इसके बारे में, जो भी फ्लूइड है जब आप उनको स्टडी करते हो, फिजिक्स के अंदर हमने दो अलग अलग ब्रांचेज इसके लिए बना रखी है। एक ब्रांच को हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में हम रुके हुए फ्लूइड को स्टडी करेंगे। जैसे एक कंटेनर है, उसमें आपने कोई लिक्विड भर दिया, कोई फ्लूइड भर दिया, और उसके बाद में उसकी वजह से कितना प्रेशर डेवलप होगा, उस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, इस टाइप की चीजें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में है। लेकिन अगर फ्लूइड मूव कर रहा होगा कहीं पे और उसकी स्टडी आप कर रहे हो तो फिजिक्स की उसको अलग ब्रांच में रखा जाएगा, उसको बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है जी। सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है प्रेशर ऑफ द लिक्विड। यानी कि प्रेशर का मतलब क्या होता है? कोई भी फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड है, उसकी वजह से कितना प्रेशर डेवलप होता है। तो पहली बात तो ये कि प्रेशर का जनरल मीनिंग क्या है, अभी किसको बोलते हैं प्रेशर? तो जैसे कोई भी बॉडी है या कोई भी फ्लूइड है, उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है या उसकी वजह से कितना फोर्स डेवलप हो रहा है पर यूनिट सरफेस एरिया, उसी को हम बोलते हैं प्रेशर। इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जैसे मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपने किसी सरफेस पे रखा हुआ है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है मान लो m, तो ये mg फोर्स यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ लगा रहा होगा, तो ये हो गया इसका वेट फोर्स। और मान लो कि इस बॉडी का जो सरफेस एरिया है, ये जो बॉडी आपने ली है इसका सरफेस एरिया है मान लो इस नीचे वाली सरफेस का, ये वाला जो सरफेस एरिया है इसको हम काउंट कर लेते हैं मान लो a के बराबर। तो सरफेस एरिया इसका a हो गया, ये वाला सरफेस एरिया हम देख रहे हैं, और उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? इसके वेट फोर्स की वजह से mg। तो जो mg फोर्स लग रहा है, अगर मैं इस नीचे वाली सरफेस की बात करूं तो इसका सरफेस एरिया जिसके ऊपर ये फोर्स लग रहा होगा वो इस ब्लॉक के नीचे वाले सरफेस के एरिया के बराबर ही होगा। इतना इतना जो एरिया होगा उसके ऊपर ये फोर्स लग रहा होगा। तो mg फोर्स लग रहा है और कितने एरिया पे लग रहा है? a पे लग रहा है। तो mg बाई a, इसको हम क्या बोल देंगे? प्रेशर बोल देंगे, जो इस सरफेस के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा इस बॉडी की वजह से। तो कोई भी बॉडी है जब आप उसको किसी सरफेस पे रखते हो तो बॉडी के वेट की वजह से जो फोर्स लगता है डिवाइडेड बाई उस बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो फोर्स और एरिया को, तो अपने पास क्या निकल के आएगा? प्रेशर निकल के आएगा। प्रेशर को हम मेजर कैसे करेंगे? तो इसके लिए ऐसा यूनिट होती है, एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर दूसरी इसकी ऐसा यूनिट होती है पास्कल। ठीक है, दो इसकी ऐसा यूनिट है। पहली यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दूसरी क्या है यहाँ पे यूनिट? पास्कल। इसको पास्कल में भी मेजर कर सकते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी मेजर कर सकते हैं। अब जैसे कोई फ्लूइड है मान लो, और किसी ट्यूब के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है किसी h हाइट तक। अब हमें यह पता करना है कि इसकी वजह से कितना प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस फ्लूइड की जो हाइट है वो मेजर करेंगे कि इस वाले पॉइंट से, मान लो यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट पे इस फ्लूइड की वजह से अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आपको इसकी हाइट देखनी कि कितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। फिर ये जो ट्यूब है यहाँ पे, मान लो ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। मान लो ये a के बराबर है, तो हम इस लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम बराबर होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, यानी कि a इंटू एच के बराबर। a इंटू एच क्या है? ये वाला जो लिक्विड है जो इस ट्यूब के अंदर है उसका वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो लिक्विड है ये इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा होगा? एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, वेट फोर्स। वो वेट फोर्स कितना होगा? जो वेट फोर्स है वो होगा mg के बराबर। तो इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर डेवलप होगा वो कितना आएगा? प्रेशर इक्वल टू mg बाई a। मतलब
सरफेस एरिया, जैसे ये वाली ट्यूब है इसका सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ए है, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के अराउंड ये जो ट्यूब है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लेंगे, ए के बराबर लेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला बन गया mg/a। m मतलब क्या है, मास ऑफ द लिक्विड, जो कि यहां से यहां तक इसमें भरा हुआ है। मास को हम कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी के टर्म्स में, यहाँ पे फॉर्मूला मैं डेंसिटी के टर्म्स में लिख रहा हूं। तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कॉलम क्या है, a इंटू एच के बराबर है इंटू जी। ये तो आ गया m, m मतलब मास, मास की जगह हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे इंटू जी डिवाइडेड बाई ए। देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अपने पास जो प्रेशर निकल के आएगा इस लिक्विड कॉलम की वजह से वो आएगा रो जी एच के बराबर। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर नहीं किया है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ जो हवा है, वो भी हमारे ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, और उसको हम पी नोट से डिनोट करते हैं नॉर्मली। इसकी वैल्यू होती है 10⁵ पास्कल, या फिर इसको 1 बार भी बोला जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 10⁵ पास्कल। ऐसा यूनिट तो होती है पास्कल, इसके अलावा इसको बार के अंदर भी मेजर करते हैं। अगर कोई ज्यादा प्रेशर होता है तो उसको बार में मेजर किया जाता है। 1 बार कितने पास्कल के बराबर होगा, 10⁵ पास्कल के बराबर होगा। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसका नाम होता है बैरोमीटर। क्या नाम है डिवाइस का, बैरोमीटर। बैरोमीटर से इसको मेजर करते हैं। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कौन से डिवाइस से मेजर करेंगे, तो बैरोमीटर से मेजर करेंगे। अच्छा, ये वाला जो प्रेशर आपने कैलकुलेट किया है, ये कौन सा प्रेशर है, ये सिर्फ इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर है, जो इस ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा हुआ है h हाइट तक, जिसका ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। तो उसकी लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो हमने लिखा हुआ है, जो कि रो जी एच के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि ये जो प्रेशर है ये सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि रो के ऊपर डिपेंड करेगा, और हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप देख रहे हो ना, ए तो यहाँ पे कैंसिल हो गया था। तो किन किन चीजों पे ये प्रेशर डिपेंड करेगा, एक तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या है, और दूसरी चीज हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो फॉर्मूला होगा रो जी एच। और ये जो प्रेशर अपने पास निकल के आया है इसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, गेज प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको कंसिडर नहीं करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटाने के बाद में जो सिर्फ लिक्विड कॉलम का प्रेशर है उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर, जो किसके बराबर है, रो जी एच के बराबर है। अदरवाइज इस पॉइंट के ऊपर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, भाई एटमॉस्फेयर भी तो है चारों तरफ, उसकी वजह से भी प्रेशर लग रहा होगा, और इस लिक्विड कॉलम की वजह से भी प्रेशर लग रहा होगा। तो टोटल प्रेशर अगर आपको लिखना हो तब तो होगा पी नोट प्लस रो जी एच। इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल प्रेशर आएगा वो आएगा पी नोट प्लस रो जी एच के बराबर। पी नोट क्या है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन सिर्फ अगर आप लिक्विड का प्रेशर मेजर कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे गेज प्रेशर। तो समझ जाना, जब भी ये बोले ना गेज प्रेशर इतना है, तो इसका मतलब सिर्फ लिक्विड की वजह से प्रेशर की बात कर रहा है। अच्छा, गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं मैनोमीटर। ये नाम आपको याद रखने हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होगा उसका नाम है बैरोमीटर। और गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए, यानी कि सिर्फ लिक्विड की वजह से जो प्रेशर होगा, फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर होगा, उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस काम में लेंगे उसका नाम क्या होगा, मैनोमीटर होगा। ठीक है, इस चैप्टर में क्योंकि हम फ्लूइड की बात करेंगे तो हम मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। बाकी प्रेशर का फॉर्मूला एक ये भी होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसी से हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया है एक तरह से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है फिर डेंसिटी। देखो, कोई भी मटेरियल होता है उसकी डेंसिटी का मतलब होता है कि उसका मास कितना है डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम कितना है, उसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को हम नॉर्मली रो के सिंबल से डिनोट करते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, तो ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, बोलो, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो कोई भी फ्लूइड हो सकता है, कोई भी सॉलिड हो सकता है जिसकी डेंसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो डेंसिटी जब भी आप किसी भी मटेरियल की कैलकुलेट करोगे तो आपको सिंपली क्या करना है, मास देखना है उस फ्लूइड या उस बॉडी का, डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम लेना है। ठीक है, ये वाला जो रेशियो आएगा इसी को हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या फिर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। इससे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अलग अलग टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे आपको 3 अलग अलग चीजें दिखा रखी है, एक तो कॉर्क है, एक है वुड, एक है एल्यूमिनियम। तो ये कॉर्क सबसे ज्यादा हल्का होता है एक तरह से, तो इसके ऊपर ये आराम से फ्लोट करता रहेगा।
वुड थोड़ी सी भारी है तो इसके अंदर ये फ्लोट तो करेगी लेकिन थोड़ा सा डूब जाएगी, और ये एल्यूमिनियम तो पूरा ही डूब जाएगा क्योंकि ये पानी से ज्यादा भारी है। इस तरीके से होगा। तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई भी चीज फ्लोट करेगी, तैरेगी किसी भी लिक्विड के ऊपर या फिर उसके अंदर डूब जाएगी। ये हम आगे फ्लोटेशन वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक दो टर्म्स और है इसके बारे में, ये याद रखो, जैसे स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी। इसका मतलब क्या है? वेट का तो आपको पता ही है, mg को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी है उसकी वजह से कितना वेट फोर्स डेवलप हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम बोलते हैं वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या है? वेट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब ये जो mg अपॉन वी है, इसमें m अपॉन वी को यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं भाई? मास अपॉन वॉल्यूम, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डेंसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है अपने पास में, तो ये क्या बन जाएगा? रो इंटू जी। तो वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या बन गया? रो इंटू जी बन गया। तो कभी भी ये वर्ड आए ना सामने कि इस लिक्विड की वेट डेंसिटी बताओ, तो आपको रो इंटू जी बताना है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है? तो रिलेटिव वर्ड जब भी आए मतलब दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा होगा, तो यहां पे हम किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को कंपेयर करेंगे वाटर की डेंसिटी से। वाटर की डेंसिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखते हैं। वाटर की जो डेंसिटी वो आपको याद भी रखनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वाटर की डेंसिटी आप कैलकुलेट करते हो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर, तो वो कितनी आएगी? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे ना तो उससे डेंसिटी चेंज होती है, याद रखना, इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा जाता है साथ में। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। जैसे मुझे वुड की रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है, तो डेंसिटी ऑफ द वुड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जिस भी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है, ऊपर तो हम उसकी डेंसिटी लिखेंगे, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल या कोई भी फ्लूइड हो सकता है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, लेकिन कौन से टेम्परेचर पे? एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर कौन सी वाली? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होती है ना वो लेनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये होगा। तो कई बार हमें रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करवाएगा, तो सिंपली क्या करना है? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये रेशियो आपको लेना है। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, ये जो रिलेटिव डेंसिटी इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? तो आपने तो डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब यूनिटलेस। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस या डायमेंशन लेस, ठीक है। यूनिट भी नहीं होगी और डायमेंशन भी नहीं होगी, याद रखना ये रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। सिंपल है एकदम, ठीक। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं छोटे मोटे। इन द गिवन फिगर फाइंड द गेज प्रेशर एट पॉइंट पी। ये आपको पॉइंट पी दिखा रखा है, यहाँ पे गेज प्रेशर बताना है। ये जो ऊपर दिखा रखा है ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी नोट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो गेज प्रेशर का मतलब होता है सिर्फ फ्लूइड की वजह से लगने वाला प्रेशर। सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? गेज प्रेशर। तो इस पॉइंट पे आपको गेज प्रेशर बताना है। एक चीज सोच के बताओ कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा फ्लूइड की वजह से, वो ऊपर वाले फ्लूइड की वजह से लगेगा या नीचे वाले फ्लूइड की वजह से लगेगा या पूरे फ्लूइड की वजह से ही लग रहा होगा? जो फ्लूइड है वो h हाइट तक भरा हुआ है यहाँ पे, और ये जो P पॉइंट है इसके नीचे ये जो कंटेनर है इसका जो बॉटम है वो h/3 डेप्थ के ऊपर है। h/3 ये वाली डिस्टेंस है। ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की। तो टोटल h है, h में से h/3 माइनस कर दो। h में से h/3 माइनस करोगे ये आएगा 2h/3 के बराबर। तो ये वाली जो हाइट है ये 2h/3 है। तो आपको गेज प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो कौन सी वाली हाइट लेनी है लिक्विड की? टोटल हाइट लेनी है या फिर P पॉइंट के ऊपर जो फ्लूइड है उसकी हाइट लेनी है? सिर्फ P पॉइंट के ऊपर जो फ्लूइड है उसकी हाइट लेनी है, याद रखना है। तो गेज प्रेशर बराबर आएगा यहां पे रो जी, और h की जगह क्या लेना है? 2h/3 लेना है। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम कितनी होगी? तो P पॉइंट के ऊपर लिक्विड कितनी हाइट तक है? 2h/3 हाइट तक है। तो ये आ गया गेज प्रेशर। और अगर टोटल प्रेशर बताना हो तो इसमें P नोट और ऐड कर दो, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, लेकिन हमें गेज प्रेशर पूछा है तो यही अपना आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। एक चीज और, कई बार ये वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ, देखो
ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक ट्यूब है और उसके अंदर h हाइट तक हमने लिक्विड भरा हुआ है, सीधी ट्यूब है। एक दूसरी ट्यूब है वो कुछ इस टाइप की है, इसके अंदर भी हमने h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। एक तीसरी ट्यूब है वो मान लो ऐसी है, इसमें भी h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। ये जो पॉइंट A, B और C है, कौन से केस में प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, कौन से पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, मतलब ये पूछा जाता है इसके अंदर। तो एक चीज याद रखनी है कि जो गेज प्रेशर है वो सिर्फ हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ द लिक्विड कॉलम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये जो शेप है ये कुछ भी ले लो, हाइट अगर सबके लिए h है तो प्रेशर सबके लिए क्या आएगा, बराबर आएगा। याद रखना है ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम क्या वो देखने, शेप ऑफ द कंटेनर कुछ भी हो, ऐसा कंटेनर हो, ऐसा कंटेनर हो, इस टाइप की ट्यूब हो, इस टाइप की ट्यूब हो, कैसे भी ट्यूब हो, आपको कितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है ये सीधी आपको हाइट देखनी है। इस हाइट के ऊपर ये प्रेशर डिपेंड करता है। तो अगर हाइट सेम है तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू लिक्विड्स हैविंग डेंसिटीज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आर मिक्स्ड, देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इफ सेम वॉल्यूम्स आर टेकन एंड सेकंड है सेम मासेज आर टेकन। देखो दो अलग अलग फ्लूइड की ये बात कर रहा है, दो अलग अलग लिक्विड की बात कर रहा है और इनकी आपको डेंसिटीज दे रखी है। रो 1 है यहाँ पे 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और रो 2 है यहाँ पे 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यूनिट्स वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही आपको आंसर बताना है। तो दो अलग अलग फ्लूइड की ये बात कर रहा है, उनकी डेंसिटीज दे रखी है। पहला केस इसने लिया है यहाँ पे कि सेम वॉल्यूम आर टेकन, मतलब दोनों का सेम वॉल्यूम लिया और उन दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों का सेम वॉल्यूम लिया और एक कंटेनर में उसको मिक्स कर दिया, इस तरीके से मिक्स कर दिया। तो ये जो मिक्सचर बन गया, अब इसकी डेंसिटी आपको बतानी है। तो याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर बराबर होती है टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। समझ में आया? टोटल मास कितना है वो देख लो, टोटल वॉल्यूम कितना है वो देख लो। टोटल मास कितना होगा, m1 प्लस m2, इसको मैं लिख देता हूं m1 प्लस m2, और टोटल वॉल्यूम कितना होगा v1 प्लस v2, ये होगा। अब ना तो आपको मास दे रखा है ना ही आपको वॉल्यूम दे रखा है, इसने बस इतना बोला है कि सेम वॉल्यूम्स आर टेकन, मतलब दोनों का सेम वॉल्यूम लिया हमने। पहले वाले फ्लूइड का मान लो v वॉल्यूम लिया, दूसरे वाले फ्लूइड का भी v वॉल्यूम लिया, तो दोनों का v और v वॉल्यूम हो गया, तो v प्लस v ये तो 2v हो जाएगा, लेकिन मास नहीं अपने पास। अब देखो मास और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मुझे मास कैलकुलेट करना हो किसी भी फ्लूइड के लिए तो मैं क्या कर सकता हूं, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो एक काम करते हैं, मुझे डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर फाइंड करना है, तो मैं एक काम करूंगा m1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ρ1 इंटू वी, क्योंकि पहले वाले फ्लूइड की डेंसिटी क्या है ρ1, वॉल्यूम कितना लिया है v लिया है। दूसरे वाले फ्लूइड के लिए क्या लिखेंगे, ρ2 इंटू वी लिखेंगे, डिवाइडेड बाई v प्लस वी, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है ना, तो v प्लस वी लिख, तो ये आएगा आंसर ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाई 2, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। यानी कि जो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर है वो क्या होगी, ρ1 प्लस ρ2 बाई 2 के बराबर होगी। यहाँ पे मैंने v ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया है, नीचे 2v आएगा ना, तो v कैंसिल करने के बाद में ρ1 प्लस ρ2 बाई 2 बचेगा। तो ये अपना आंसर आ गया फर्स्ट केस के अंदर। सेकेंड केस में इसने बोला है कि सेम मासेज आर टेकन, मतलब दोनों जो फ्लूइड्स हैं उनका सेम मास हमने लिया है, तो बताओ मिक्सचर की डेंसिटी कितनी आएगी। अगेन फॉर्मूला वही लगा रहा हूं, रो फॉर मिक्सचर बराबर होगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इस बार हमने मास सेम लिया दोनों का, तो m और m मान लेते हैं मास दोनों का, तो ये आ गया m प्लस m डिवाइडेड बाई, अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, तो डेंसिटी का फॉर्मूला अगेन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को लिख सकते हो मास अपॉन डेंसिटी। तो पहले वाले फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होगा, तो उसके लिए लिखेंगे मास ऑफ द फर्स्ट फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट फ्लूइड, यानी m अपॉन ρ1। ऐसे ही आप दूसरे के लिए लिख दो m अपॉन ρ2, ये दूसरे वाले फ्लूइड का वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई, ये नीचे आप m कॉमन ले सकते हो, ये आएगा 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2, m से हम उड़ा देंगे ऊपर नीचे, ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा,
ये एलसीएम लोगे ना, रो वन रो टू, ये एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा रो वन प्लस रो टू, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा टू रो वन रो टू डिवाइडेड बाई रो वन प्लस रो टू। ये आपका फाइनल आंसर, मतलब जो मिक्सचर है उसकी डेंसिटी क्या होगी, टू रो वन रो टू डिवाइडेड बाई रो वन प्लस रो टू के बराबर होगी। बोलो आया क्या समझ में? सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला एक ही मैं यूज कर रहा हूं। मिक्सचर की डेंसिटी जब भी फाइंड करनी हो तो टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, ये लेना होता है। अब ये अलग अलग केस बनाएगा, जैसे कभी वॉल्यूम सेम ले लिया, कभी सेम मास ले लिया, है ना, इस तरीके से लेके सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रेशर एट हाफ डेप्थ ऑफ ए लेक is equal to 2/3 pressure at the bottom of the lake, then find the depth of the lake। ये बोल रहा है कि कोई लेक है ना, ये मान लो उसमें पानी भरा हुआ है, ये इसका बॉटम मान लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो इस लेक की हाफ डेप्थ होगी, मान लो इसकी टोटल डेप्थ है h, तो इसकी हाफ डेप्थ हो गई h/2। तो इस पॉइंट के ऊपर, ये कोई पॉइंट a मान लेते हैं और एक पॉइंट हम बॉटम पे मान लेते हैं b। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हाफ डेप्थ के ऊपर ये जो पॉइंट ए है, यहां पे जो प्रेशर है, प्रेशर एट पॉइंट ए इज 2/3 ऑफ प्रेशर एट द बॉटम, यानी कि जो बी पॉइंट है यहां पे जो प्रेशर है उसका 2/3 है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। पूछा है कि जो डेप्थ है लेक की, यानी कि एच की वैल्यू है वो क्या है। पहले ये बताओ कि ए पॉइंट के ऊपर कौन कौन सा प्रेशर लग रहा होगा। यहाँ पे ये जो लेक है इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है हर जगह, जिसको हम पी नोट से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, ये होती है 10⁵ पास्कल के बराबर। ठीक है, तो इस ए पॉइंट के ऊपर फ्लूइड की वजह से भी प्रेशर होगा जो h/2 हाइट तक है इसके ऊपर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा। तो ए पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको हम लिखेंगे, जिसको पी ए लिखा है, वो होगा पी नोट प्लस रो जी h/2, क्योंकि ये वाली हाइट आपको h/2 दे रखी है। ये बराबर होगा 2/3 टाइम्स ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम। अब बॉटम के ऊपर प्रेशर कितना होगा, तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा बॉटम पे पी नोट, प्लस एच हाइट का जो लिक्विड कॉलम है उसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो लगेगा। तो ये अपनी इक्वेशन बन गई, जिसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, करते हैं। देखो सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी नोट प्लस रो जी h/2 इक्वल टू 2/3 पी नोट प्लस 2/3 रो जी एच आ गया। ये जो 2/3 पी नोट है इसको इधर ले आओ, तो पी नोट पहले से है 2/3 पी नोट, इसमें से माइनस होगा तो ये आएगा पी नोट/3 के बराबर, और ये टर्म उधर ले जाओ तो ये पहले से है 2/3 रो जी एच और माइनस रो जी h/2। ये पी नोट/3 लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे रो जी एच कॉमन लेके 2/3 माइनस 1/2। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो पी नोट/3 बराबर आएगा रो जी एच इनटू, ये देखो यहाँ पे एलसीएम आएगा 6, तो 6 एलसीएम लोगे तो ये ऊपर आएगा यहाँ पे 4 माइनस 3, यानी कि 1/6 आएगा ये पूरा सॉल्व करने पे, ब्रैकेट के अंदर जो भी है। फिर आपको फाइंड करना है h, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से h इक्वल टू सब उधर ले जाओ, ये 3 तो इससे कैंसिल ही कर दो, तो ये आएगा 2, तो 2 पी नोट डिवाइडेड बाई क्या आएगा, रो जी। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 इंटू पी नोट की वैल्यू है 10⁵ पास्कल, और रो की वैल्यू होती है वाटर के लिए 10⁵, जो लेक है उसके अंदर वाटर भरा हुआ है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी यानी है 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू 10 लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये 10 की पावर 4 बनेगा, कैंसिल करने के बाद में ये 20 मीटर अपना फाइनल आंसर आएगा। मतलब जो डेप्थ ऑफ द लेक है वो कितनी है, यहाँ पे 20 मीटर के बराबर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक टू द सरफेस इट्स रेडियस बिकम्स डबल, फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक। तो आपको जो लेक है उसकी डेप्थ बतानी है। कोई लेक है और उसकी डेप्थ के अंदर, मतलब उसकी गहराई के अंदर कोई भी एक बबल है, बबल के ऊपर यहाँ पे पूरे फ्लूइड का प्रेशर लग रहा होगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा
फिर ये ऊपर राइज होगा, ऊपर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फ्लूइड है वो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा फ्लूइड की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, यानी हाइट कम होती जाएगी फ्लूइड की, इसलिए इसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे इसका जितना वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे वॉल्यूम इसका डबल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, जब ये लेग के अंदर से यहाँ पे ऊपर जा रहा होगा तो आपको इसकी डेप्थ बतानी है कि कितनी डेप्थ है इस लेग की, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम कितना है V, यहाँ पे कितना हो गया 2V हो गया। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट माना जाएगा इस प्रोसेस के दौरान कि यहाँ पे टेम्परेचर बराबर सही है। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये प्रोसेस हो रही होगी, इस बबल के अंदर कुछ एयर भरी हुई है। ठीक है, यहाँ पे उसका वॉल्यूम है एयर का V और यहाँ पे हो गया 2V, यानी कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं PV इक्वल्स टू nRT। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T की वैल्यू कांस्टेंट कर दोगे, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, वो भी कांस्टेंट होंगे, क्योंकि बबल के अंदर जो एयर है वो कम ज्यादा नहीं हो रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एयर क्या रहेंगे? कांस्टेंट। R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, यानी कि PV इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? कांस्टेंट आ गया। तो आप क्या लिख सकते हो? P1V1 इक्वल टू P2V2, क्योंकि PV कांस्टेंट है इसलिए P1V1 इक्वल टू P2V2 ये बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब बॉटम के ऊपर जो प्रेशर है वो कितना है, पहले वहीं की बात करते हैं। तो एक तो होगा फ्लूइड की वजह से प्रेशर यानी कि रो GH, एक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, और वॉल्यूम कितना है बबल का? V के बराबर। ठीक है, इक्वल टू, जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो मान लो P1 है, यहाँ पे प्रेशर हो गया P2, तो P2 कितना होगा? तो पहले प्रेशर इसका P1 था, ऊपर जाएगा तो प्रेशर कम हो गया। P2 की वैल्यू क्या होगी? तो इसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर है, लिक्विड है ही नहीं, इसका मतलब इस पे सिर्फ P0 प्रेशर लग रहा होगा। N2 क्या आएगा? V2, V2 मतलब इसका वॉल्यूम कितना है वहां पे? 2V के बराबर है, ऐसा लिख देंगे। सॉल्व कर लो इसको, V से V तो उड़ा ही दो, ये P0 इधर जाएगा तो इस 2P0 में से माइनस होगा, यानी कि रो GH किसके बराबर आएगा? P0 के बराबर। तो आपको H पूछा है तो ये आएगा P0 बाई रो N2G। P0 कितना होगा? 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होगा, ये आपको याद भी रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है। और रो की वैल्यू आपको, क्योंकि वाटर फिल किया हुआ है इसलिए 10 की पावर 3 लेनी है, G की वैल्यू 10 लेनी है। सॉल्व कर लो, ये आएगा 10 मीटर। तो H की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10 मीटर के बराबर है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आया समझ में? इस तरीके से सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू लिक्विड्स ऑफ सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट डेंसिटीज रो1 एंड रो2 आर मिक्स्ड, देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। ये बोल रहा है कि दो अलग अलग लिक्विड्स हैं जिनका सेम वॉल्यूम हमने मिक्स किया है, डेंसिटीज अलग अलग है, तो आपको ये बताना है कि जो मिक्सचर है उसकी डेंसिटी क्या होगी। डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर बताना है। क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए? मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। मास मान लेते हैं m1 प्लस m2, ठीक है, और वॉल्यूम हो गया, इक्वल वॉल्यूम है या क्या है, यहाँ पे सेम वॉल्यूम लिया है तो V प्लस V। ठीक है, यहाँ पे m1 को हम क्या लिख सकते हैं? तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो पहले वाले फ्लूइड का जो मास होगा वो होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि रो1 इनटू V। दूसरे वाले फ्लूइड का जो मास होगा वो होगा रो2 इनटू V, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2V। तो V से V कैंसिल करोगे तो आंसर क्या बनेगा? रो1 प्लस रो2 डिवाइडेड बाई 2, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर मर्करी कॉलम इन द टू आर्म्स आर एट द सेम लेवल with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. Find the relative density of the spirit. यहाँ पे एक U शेप की आपको ट्यूब दिखा रखी है, ये यहां से यहां तक पूरा मरकरी भरा हुआ है, इसके अंदर ये मरकरी है, ये स्प्रिट है यहाँ पे इसके ऊपर, और ये यहाँ पे क्या है? वाटर। ये आपको तीन अलग अलग फ्लूइड दिखा रखे हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि बताओ कि यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्प्रिट क्या होगी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्प्रिट इसके बराबर होगा डेंसिटी ऑफ द स्प्रिट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर।
कोई भी अगर फ्लूइड है, कोई भी अगर मटेरियल है, उसकी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी हो तो उस मटेरियल की डेंसिटी देख लो कितनी है, डिवाइडेड बाई वाटर की डेंसिटी देख लो, है ना। तो ये आएगा अपने पास में रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, है ना, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो अगर आपको जो स्प्रिट है उसकी रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है तो क्या करना है, आपको डेंसिटी ऑफ द स्प्रिट को डिवाइड करना है डेंसिटी ऑफ वाटर से। इससे अपने पास क्या निकल के आएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्प्रिट निकल के आ जाएगा। पहले तो यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है उससे हम कुछ डेटा निकालते हैं और ये चीज कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो यहाँ पे दो अलग अलग आर्म है इसकी, इस वाली आर्म में हमने वाटर फिल किया हुआ है और ये यहाँ पे स्प्रिट फिल की हुई है। मरकरी यहाँ से यहाँ तक सेम लेवल पे है। अब कोई भी फ्लूइड हो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि उसमें सेम लेवल पे जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का प्रेशर बराबर होगा। किसी भी फ्लूइड के अंदर सेम लेवल पे जो भी पॉइंट्स होते हैं उनका प्रेशर क्या होता है, बराबर। तो ये वाला जो पॉइंट ए है यहाँ का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर यहाँ पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, सेम लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, याद रखो ये कॉन्सेप्ट, उन पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर बराबर होगा। यानी कि प्रेशर एट पॉइंट ए बराबर होगा प्रेशर एट पॉइंट बी। अब प्रेशर एट पॉइंट ए कितना होगा, तो इसके ऊपर कितनी हाइट तक वाटर भरा हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे रो, यानी रो फॉर वाटर, जी और एच फॉर वाटर कितना है, 10 सेंटीमीटर। चाहो तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आप कंसिडर कर सकते हो, पी नोट। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा एक तो लिक्विड कॉलम की वजह से होगा और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नोट प्लस रो जी एच, ये वाला फॉर्मूला लगाया। एच की वैल्यू मैंने 10 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट करी है, लेकिन ये सेंटीमीटर में दे रखा था, इसको मीटर में चेंज करके पुट करना चाहिए। इसको मीटर में चेंज करो, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू फिर बी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, तो बी पॉइंट के ऊपर कितनी हाइट तक स्प्रिट भरी हुई है, 12.5 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट प्लस दूसरा प्रेशर लगेगा इस लिक्विड की वजह से, यानी कि रो फॉर स्प्रिट जी इंटू एच। एच कितना लेना है, 12.5 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में चेंज करके पुट करेंगे। आया समझ में। अब यहाँ पे ये जो पी नोट है ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, जो बचा है उसको लिख लेते हैं एक बार। रो फॉर वाटर जी इंटू 10 की पावर -1 बन गया ये, इक्वल टू इधर आएगा रो फॉर स्प्रिट जी इंटू 12.5 इंटू 10⁻²। एक काम करते हैं, जी को दोनों साइड में उड़ा देते हैं। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, रो एस अपॉन रो डब्ल्यू। तो रो एस इधर लिखा है, रो डब्ल्यू इधर लिखा है, इसको इसके नीचे ले आओ और ये इसके नीचे ले आओ इधर। तो अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये आएगा रो एस अपॉन रो डब्ल्यू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 10 की पावर -2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये आएगा 10/12.5, जिसका मतलब होगा ये आएगा 0.8 के बराबर। यानी कि जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्प्रिट है वो कितनी है, 0.8 के बराबर है। ठीक है, यूनिट वगैरह कुछ नहीं होती है रिलेटिव डेंसिटी की, ये यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इन द गिवन फिगर। ये जो ऑयल यहाँ पे फिल किया हुआ है इसकी डेंसिटी बतानी है। बाकी की जो ट्यूब है उसमें वाटर फिल किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये कोई ऑयल है जिसकी डेंसिटी रो फॉर ऑयल मान लेते हैं। ये है वाटर जिसकी डेंसिटी है रो डब्ल्यू। आपको डेंसिटी ऑफ द ऑयल बतानी है, कैसे बताएंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। जब भी यू शेप की कोई भी ट्यूब दे रखी हो तो उसमें सेम लेवल पे जो भी पॉइंट्स होंगे, सेम लेवल पे जो भी पॉइंट्स होंगे उनका प्रेशर क्या होगा, बराबर। तो ए और बी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ए पॉइंट पे प्रेशर कितना लगेगा, तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, है ना। एच की वैल्यू आपको यहां से यहां तक की हाइट लेनी है, ये आएगी 140 मिलीमीटर। ये 130 है, ये 10 है, तो टोटल हो गया 140 मिलीमीटर। तो लिखेंगे रो फॉर ऑयल जी और एच फॉर ऑयल कितना है 140, और मिलीमीटर में है तो मीटर में चेंज करके पुट कर दो, इक्वल टू बी पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा प्लस रो जी एच, रो फॉर वाटर जी और एच कितना है, तो इसके लिए हाइट लेनी है यहां तक की लेनी है 130 मिलीमीटर के बराबर। पी नोट उड़ा देंगे, चाहो तो इसको लिखो ही मत चाहे आप, दोनों साइड में बराबर है ना, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा ये वाली टर्म भी लिख के सॉल्व कर सकते हो। रो फॉर ऑयल इंटू जी इंटू 140 इंटू 10 की पावर -3 है,
ये बराबर आएगा रो 4W यानी वाटर इंटू जी इंटू 130 इंटू 10⁻³ क्या क्या चीजें उड़ रही हैं, जी कैंसिल, 10⁻³ कैंसिल, एक जीरो भी उड़ा दो, तो ये आएगा रो 4 ऑयल बराबर रो 4 वाटर इंटू 13/14। ठीक है, यही अपना आंसर है। रो 4 वाटर होता है 10⁻³ इंटू 13/14, कितना आएगा सॉल्व करोगे, तो ये सॉल्व करोगे तो ये करीब 1000 से थोड़ा कम आएगा, 928 किलोग्राम, 928 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर आ रहा होगा। ये अपना फाइनल आंसर होगा। 1000 से थोड़ा ही कम आएगा, 928 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर आएगा। यह है ऑयल की डेंसिटी। आया समझ में?